नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है। दरअसल इंडियन आर्मी अपने T-72 टैंक्स को अपग्रेड करना चाहती है, जिसमें कि अब 1000 हॉर्स पावर यानी कि 1000 हॉर्स पावर और उससे जुड़े सिस्टमों को लगाया जाएगा। दरअसल दोस्तों अब DRDO भी, जो भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, उन्हें इसे अपग्रेड करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेगा। इसके अलावा DRDO इन्हें कई अलग अलग जरूरी मॉड्यूल्स भी मुहैया कराएगा। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि T-72 टैंक का जो वजन है उसे 41 टन से 44 टन तक ले जाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने 780 हॉर्स पावर के इंजन को 1000 हॉर्स पावर इंजन में अपग्रेड भी कर दिया है, ताकि टैंक की मोबिलिटी में और सुधार किया जा सके। और इस अपग्रेडेड इंजन को T-72 के कंपार्टमेंट में लगाया जाएगा, वो भी थोड़े बहुत मामूली से मॉडिफिकेशन करने के बाद। दरअसल ये जो इंजन तैयार किया गया है 1000 हॉर्स पावर का, वो अपने यूजर ट्रायल्स पूरे कर चुका है डेजर्ट कंडीशन में। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इजिप्ट यानी कि मिस्र भारत के आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसके अलावा इजिप्ट भारत के DRDO के द्वारा बनाए गए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 को भी अपनी वायुसेना के लिए खरीदने की बातचीत कर रहा है। यानी आपको मालूम होगा कि इजिप्ट भारत से परले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को लेना भी चाहता है, वो भी तकनीकी हस्तांतरण के साथ, ताकि उसे वो अपने देश में बना सके। और आपको मालूम है कि तेजस लिफ्ट वेरिएंट का ऑफर हमने इजिप्ट को किया है, लेकिन अब रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इजिप्टियन एयरफोर्स ने कोरियन T-50 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसे चुन लिया है, जिसमें कि तकनीकी हस्तांतरण के साथ ये उनके देश में बनेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि फ्रांस और भारत को लेकर आ रही है। आप सबको मालूम है कि दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन ब्लॉक F4 वेरिएंट विनर बन सकता है 26 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर प्रोग्राम के तहत। वहीं दूसरी तरफ राफेल का F4 टॉप कंटेंडर बना हुआ है भारतीय वायुसेना के 114 MRFA प्रोग्राम में। वहीं भारत में फ्रांस के राजदूत ने कहा कि वे भारत में डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और दोनों ही देश डिफेंस और स्पेस सेक्टर में कई तरीके के उपकरणों को तैयार कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस न केवल भारत के मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है, बल्कि वो भारत के साथ मिलकर हथियारों को भी तैयार करेगा। यही नहीं, इसके अलावा सबसे बड़ी बात फ्रांस ने बोली है कि फ्रांस भारत को बिना रिस्ट्रिक्शन के अहम टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक बात आप समझ सकते हैं कि फ्रांस के साथ भारत का संबंध कितना गहरा होता जा रहा है। और रिस्ट्रिक्शन की जहां तक बात आती है, ऐसे में दोस्तों आप ये बात समझ सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि अगर युद्ध होता है भारत का, तो ऐसे में भारत पर किसी भी तरीके की जो प्रतिबंध है उनका प्रभाव भारत और फ्रांस की दोस्ती पर नहीं पड़ेगा। अगर हमें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है या हमें मिसाइल्स की जरूरत है, जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी, फ्रांस उसे मुहैया कराता रहेगा युद्ध की कंडीशन में भी। तो इसे आप एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि फ्रांस भारत के कितने करीब आ रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी ने बुल्गारियन फर्म एरामको के साथ हाथ मिलाया है, ताकि एक जॉइंट वेंचर कंपनी तैयार की जा सके, जिसका नाम अमार्डा डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें कि अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी का जो स्टेक है वो 56% होगा, जबकि बुल्गारियन फर्म का 44% का स्टेक होगा। अमार्डा डिफेंस सिस्टम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाएगी इंडियन आर्म फोर्सेस और एक्सपोर्ट के लिए, जिसमें कि मशीन गन्स, सब मशीन गन्स, लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स और मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा आर्टिलरी एमुनिशन, अनगाइडेड रॉकेट्स, स्मॉलर मीडियम कैलिबर एमुनिशन भी तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी ने घोषणा की है कि जो उनका टाइटन ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल है वो किसी विदेशी देश में जाने वाला है, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री में वो जाएगा, जिसने कि टाइटन कॉम्बैट व्हीकल पर अपनी रुचि व्यक्त की है। ऐसे में दोस्तों अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि ये जो विदेशी देश जो भी है वो इस ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल का मूल्यांकन करेगा। वहीं दोस्तों ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी ने अपने टाइटन ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल, जो कि अमोगा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ है, उसका ऑफर भी भारतीय सेना को किया हुआ है। और ये जो टाइटन ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल है वो अमोगा 3 के साथ दुश्मनों के टैंक को 2.5 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि इसी बीच मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि भारतीय सेना ने कुछ संख्या में थिमिस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स की खरीद की है एस्टोनियन कंपनी से। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL की नासिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन वर्तमान में 70 यानी कि 70 STT-40 ट्रेनर्स को बनाना शुरू कर चुकी है और पहले 2 एयरक्राफ्ट 2024 में वितरित किए जाएंगे और उसके बाद जो 8 एयरक्राफ्ट है वो 2025 तक डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो इन एयरक्राफ्ट का डिलीवरी रेट है वो हर साल 21 यूनिट का हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 2025 के बाद
एक और नया कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है 26 और STT-40 एयरक्राफ्ट को खरीदने का, और इससे दोस्तों जो प्रोडक्शन लाइन है वो पूरी हो जाएगी। और दोस्तों जो STT-40 का जो प्रोडक्शन लाइन है उसे 2028 में तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन लाइन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता का दौरा किया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की सैन्य तैयारियों की समीक्षा भी की। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में ही LAC के पास में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों की झड़प भी हुई थी। उसके करीबन 1.5 महीने के बाद जनरल पांडे यहाँ पहुंचे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण दौरा कहा जा रहा है। सेना की तरफ से कहा गया है कि पूर्वी कमान के कोलकाता मुख्यालय के वरिष्ठ कमांडरों ने सेना प्रमुख को सैनिकों की तैनाती सहित अलग अलग ऑपरेशनल मामलों के बारे में जानकारी दी है। पूर्वी कमान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर में LAC की निगरानी करती है। इसके अलावा आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना भी अगले महीने से एक बड़ा हवाई अभ्यास, जिसे परले नाम दिया गया है, उसे करने जा रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube पर BBC की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्विटर पर YouTube के वीडियो के लिंक से जुड़े 50 से अधिक ट्वीटों को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है, और साथ ही YouTube और ट्विटर को दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने BBC की डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार बताया था, जो कि उद्देश्यहीन और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। BBC ने इसे भारत में उपलब्ध नहीं कराया था, लेकिन कुछ YouTube चैनलों ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ाने के लिए इसे अपलोड भी किया है। YouTube को निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो को दोबारा अपलोड करने पर भी ब्लॉक कर दिया जाए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों इस साल गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। स्क्वाड्रन लीडर PS जैतवात भारतीय वायुसेना दल के हिस्से के रूप में गरुड़ टीम का नेतृत्व करेंगे, और स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कंटिजेंट कमांडर के रूप में होंगे। कहा जा रहा है कि इस अवसर पर भारत स्पेशल फोर्स और भारत में निर्मित मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन करेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, रशिया के T-90 टैंकों ने पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त कहर बरपाया। इस टैंक के घातक हमलों ने रूस को कई मोर्चों पर बढ़त भी दिलाई। T-90 इतना ताकतवर है कि अब यूक्रेनी टैंक कमांडर भी इसके दीवाने हो चुके हैं। एक यूक्रेनी टैंक कमांडर ने इस टैंक के बारे में कहा कि रशिया का ये जो मेन बैटल टैंक है, इसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए हमें 3 टैंक या फिर बहुत अच्छे भाग्य की जरूरत है। दरअसल दोस्तों यूक्रेनी सेना सोवियत युग के पुराने T-62 और T-72 टैंकों पर निर्भरता रखती है, और इनके परफॉर्मेंस से वो काफी निराश भी है। यूक्रेन के ये पुराने टैंक रूस के बेहद ताकतवर T-90 टैंकों का सामना करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में यूक्रेनी सेना के कमांडर ने रूसी सेना के साथ युद्ध को लेकर T-90 की जमकर तारीफ की है, और T-90 का इस्तेमाल भारत भी करता है। हालांकि रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने का भी ऐलान किया है। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे ताकतवर टैंक माना जा रहा है। चैलेंजर 2 टैंक ब्रिटिश सेना का मेन बैटल टैंक है। इराक युद्ध में भी इस टैंक का इस्तेमाल किया गया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि चाइना और तालिबान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों चाइना अब अफगानिस्तान में नई चाल चल रहा है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चीन तालिबान को मॉडर्न हथियारों से लैस करने की योजना बना रहा है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो हमला हुआ था, जिस होटल पर हमला हुआ था, वहां पर ज्यादातर चीन के नागरिक रहते हैं। ऐसे में इस तरीके के हमले के बाद चाइना अलर्ट मोड पर आ चुका है, इसीलिए वो अब तालिबान को और ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। और अफगानिस्तान में आप सबको मालूम है कि हिंसा और अस्थिरता काफी बढ़ चुकी है, इसीलिए चाइना को यहाँ पर अपने हितों का खतरा मंडरा रहा है। चीन को अब ऐसा लगता है कि अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो आने वाले दिनों में उसके जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI, वो पूरी तरीके से फेल हो सकता है। ऐसे में तालिबान को हथियार मुहैया कराना ही चाइना के पास एकमात्र विकल्प बचता है। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि चाइना को इस तरीके की बातें लगती हैं कि इस तरीके के हालात से अफगानिस्तान आतंकियों का अड्डा बन सकता है, और यहाँ पर मौजूद आतंकी चाइना के शिनजियांग को निशाना तक बना सकते हैं, और सीपैक पर भी इसका असर पड़ेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और लोग परेशान हो चुके हैं, त्राही त्राही मच रही है। ऐसे में पाकिस्तान अपने सैन्य खर्च को तेजी से बढ़ा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर दुनिया भर में घूम घूम कर कर्ज की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मौजूदा FY में यानी कि फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में पाकिस्तान का ब्याज का जो व्यय है वो 2.67 ट्रिलियन रुपया हो चुका है। ये पाकिस्तान के सालाना कर्ज चुकाने वाले बजट का 65% हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार डिफेंस
सेक्टर को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कटौती करने के लिए मजबूर हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी सेना के बजट में किसी भी प्रकार की कमी आए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सरकार को भी खतरा हो सकता है। जो डेटा सामने आया उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में डिफेंस सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी खर्चों में 15% कमी की गई है। पाकिस्तान की दोस्तों मजबूरी है कि वो सेना के बजट में कटौती नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सेना ही सरकार को चलाती है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना अपनी आय के लिए अन्य भी कई तरीके के बिजनेस भी करती है, और पाकिस्तान का इतिहास हमेशा से इस बात की गवाही देता आया है कि वहाँ नागरिक शासन की तुलना में सैन्य ताकत काफी ज्यादा है, और इसीलिए सेना वहां पर किंग मेकर की भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, ये अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।